नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो राजस्थान में आरओ और ईओ का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट बी का, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम। जी हाँ, राजस्थान नगर पालिका कानून 2009 से रिलेटेड हम टॉप 20 क्वेश्चन है वो जानेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है, हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हस्तलिखित नोट्स है, जो मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट्स, उसके बारे में भी हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संवैधानिक प्रावधान और कानून का परिचय। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम से पहले जो इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा था, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उसको आप मॉक टेस्ट की तरह दीजिएगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान नगर पालिका कानून 2009 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, नगरीय संस्थाओं के गठन के बारे में सही सुमेलित कौन सा है? जी हाँ, नगरीय संस्थाओं के गठन के बारे में सही सुमेलित कौन सा है? इसमें मद्रास नगर निगम, जिसकी स्थापना 1687 में हुई थी। दूसरा दिया गया है कलकत्ता नगर पालिका, 1726 में स्थापना हुई थी। तीसरा है बम्बई नगर पालिका, 1761। और चौथा है माउंट आबू नगर पालिका, 1864। तो इसमें से अपने को सही सुमेलित है वो चयन करना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, सही कौन सा होगा। तो इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1, 2 और 4 इसमें सही हो जाएगा। मद्रास नगर निगम, जिसकी स्थापना 1687 में हुई थी, बिल्कुल सही है। कलकत्ता नगर पालिका, इसकी भी स्थापना 1726 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। बम्बई नगर पालिका 1761 दिया हुआ है, यह गलत है, क्योंकि कलकत्ता और बम्बई दोनों नगर पालिका की स्थापना 1726 में ही हुई थी, 1761 में नहीं हुई थी। यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो अपना गलत हो जाएगा। ये सही है, ये सही है। माउंट आबू नगर पालिका, जो राजस्थान की पहली नगर पालिका की स्थापना की गई थी सिरोही के माउंट आबू में 1864 में, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली नगर पालिका का गठन किया गया था? जी हाँ, कब किया गया था? 1864 में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान की पहली नगर पालिका, आप सभी को पता है, माउंट आबू सिरोही में राजस्थान की पहली नगर पालिका का गठन किया गया था 1864 में। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम नगर पालिका का गठन कहाँ पर किया गया था? तो सिरोही जिले के माउंट आबू में। अभी बताया, सिरोही के माउंट आबू में जो राजस्थान की पहली नगर पालिका है, जिसका गठन किया गया था, कब किया गया था? 1864 में। यहाँ 1864 में राजस्थान की पहली नगर पालिका का गठन हुआ था सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? जी हाँ, स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? लिटन प्रस्ताव को कहते हैं, मेमो प्रस्ताव को कहते हैं, रॉयल कमीशन प्रस्ताव को कहा जाता है, या रिपन को कहा जाता है? तो आपको बता दें कि जो स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा है वो रिपन के प्रस्ताव को कहा जाता है। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रिपन का प्रस्ताव जो 1882 में ये प्रस्ताव लाया गया था, जिसे स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसमें नगरीय निकायों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन के संबंध में सुझाव दिए गए थे, तो जो रिपन का प्रस्ताव है, जिसे स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जो कब लाया गया था? 1882 में लाया गया था। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आयोग और प्रस्तावों का उनके गठन के आधार पर प्राथमिकता से देखिए। तो इसमें अपने को क्रम के अनुसार इसमें सेट करना है कि आयोग और प्रस्ताव है उनको कब कब लाया गया था, पहले कौन सा लाया गया था, उसके आधार पर रॉयल कमीशन, रिपन प्रस्ताव और मेयो प्रस्ताव। तो इसको क्रमानुसार सेट करना है इसमें। तो आपको बता दें कि सबसे पहले लाया गया था मेयो का प्रस्ताव, यानी 3 नंबर पहले आएगा। मेयो का प्रस्ताव कब लाया गया था? 1870 में इसको लाया गया था। उसके बाद लाया गया था रिपन का। जी हाँ, रिपन का प्रस्ताव 1882 में इसे लाया गया था। फिर इसके बाद में आएगा 2 नंबर, फिर आएगा रॉयल जो शाही आयोग, जिसको 1907 में लाया गया था शाही आयोग को। फिर आएगा 1 नंबर। तो 3, 2, 1 यहाँ पर अपना ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी सही है, जो क्रम अनुसार आयोग और प्रस्ताव को हमने इसमें सेट किया है। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो बनते हैं। ये ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे आगे नोट्स के माध्यम से। तो अगला दिया है, सही सुमेलित करना है। जी हाँ,
इसमें अलग अलग प्रस्ताव में क्या क्या सुझाव दिए गए थे उसको सुमेलित करना है। मेयो का प्रस्ताव वित्तीय विकेंद्रीकरण का सुझाव इसमें दिया गया था। रिपन के प्रस्ताव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इसके अलावा होबल हाउस प्रस्ताव जिसमें स्थानीय निकायों को प्रांतों को सौंपने से संबंधित यह प्रस्ताव था। तो इसमें से सही सुमेलित करना है, तो जल्दी से आप आंसर दीजिएगा कौन सा सही है। तो इसमें आपको बता दें कि सभी सही है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3 सभी सही है। मेयो का जो प्रस्ताव हुआ था 1870 में ये प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें वित्तीय विकेंद्रीकरण का, जी हाँ, वित्तीय स्थानीय निकायों का वित्तीय विकेंद्रीकरण किया गया था। रिपन का जो प्रस्ताव हुआ था जिसके माध्यम से नगरीय निकायों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा शासन किया गया था। इसके अलावा होबल हाउस प्रस्ताव जिसमें आपको बता दें कि स्थानीय निकायों को प्रांतों को सौंपा गया था और फिर प्रांतों को स्वायत्तता भी दी गई थी और नगरीय निकाय है वो स्वायत्त हो गए थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है, रॉयल कमीशन 1907 की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को प्रांतों को कब सौंपा गया था। जी हाँ, रॉयल कमीशन 1907 की सिफारिशों के आधार पर जो स्थानीय निकायों को प्रांतों को कब सौंपा गया था, इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद कानून 1909 में इसे सौंपा गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो शाही आयोग का गठन हुआ था रॉयल कमीशन, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है रॉयल कमीशन का गठन हुआ था 1907 में और इसमें उसी की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को जो प्रांतों को सौंपा गया था। जो भारत परिषद कानून 1909 के तहत स्थानीय निकायों को प्रांतों को सौंपा गया था और उसके बाद 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी और नगरीय निकाय स्वायत्त हो गए थे। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रांतों को स्वायत्तता कब दी गई थी। तो ये भी अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी, जिसके माध्यम से जो नगरीय निकाय है वो स्वायत्त हो गए थे, जिसमें खुद है वो शासन कर सकते थे। तो प्रांतों को स्वायत्तता कब दी गई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला जो क्वेश्चन है, कस्बा क्षेत्र समिति यानी टाउन एरिया कमेटी के बारे में कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से पहचानना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है, यह समिति ऐसे गांवों में गठित की जाती है जो शहर बनने की ओर अग्रसर है। दूसरा दिया गया, इस समिति के अध्यक्ष जिला प्रमुख होते हैं। तीसरा दिया गया, समिति के सभी सदस्यों को निर्वाचन से चुना जाता है। चौथा दिया गया, समिति का उद्देश्य कस्बे की विकास योजनाएं तैयार करने और क्रियान्वयन करना होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, इसमें कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो इसमें आपको सही जवाब देना है। तो आपको बता दें कि पहला कथन है, ये ऐसे गांवों में गठित की जाती है जो शहर बनने की ओर अग्रसर है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया, यह समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया गया, समिति के सभी सदस्यों को निर्वाचन से चुना जाता है, तो यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि सभी सदस्यों को इसमें निर्वाचन से नहीं चुना जाता। कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और कुछ निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला दिया गया है, समिति का उद्देश्य कस्बे की विकास योजनाएं तैयार करना और उनको क्रियान्वित करवाना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें 1 और 2 और 4 नंबर है वो अपने सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 1, 2 व 4। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधिसूचित क्षेत्र समिति के बारे में यानी नोटिफाइड एरिया कमेटी के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, समिति का गठन राज्य सरकार कानून बनाकर राजपत्र में अधिसूचित कर देती थी। दूसरा दिया गया, यह समिति पर्यटन और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में गठित की गई थी। तीसरा है, वर्तमान में ये समितियां रावतभाटा, भिवाड़ी, पिलानी, पुष्कर और माउंट आबू में संचालित है। तो इसमें से जल्दी से पहचानिए कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा, केवल 1 व 2 या केवल 2, 1 व 3 या 1, 2 और 3। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो कौन सा कथन इसमें सही है ये अपने को देखना है। तो दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें केवल 2 है वो सही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
समिति का गठन राज्य सरकार कानून बनाकर नहीं करती है। जी हाँ, यहाँ पर दिया है कानून बनाकर राजपत्र में अधिसूचित करती है। तो यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है, इस समिति का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है राजपत्र में अधिसूचना देकर, लेकिन इसमें कानून नहीं बनाया जाता। तो ये एक कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला दिया गया एक समिति पर्यटन और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में गठित की गई है। तो ये भी बिल्कुल सही है, पर्यटन और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये समिति है जिसका गठन है वो किया जाता है। इसके अलावा ये समितियां रावत भाटा भिवाड़ी नहीं होगा। जी हाँ, भिवाड़ी दिया है, भिवाड़ी में नहीं गठन किया गया था, पिलानी में किया गया था, पुष्कर में, माउंट आबू में था। तो यहाँ पर इस समिति का गठन किया गया था, लेकिन भिवाड़ी है वो नहीं था। तो केवल ये भी गलत हो जाएगा। तो अपना केवल 2 है वो सही है। इसके अलावा कौन कौन से शहरों में समितियां गठित की गई थी, जिसमें रावत भाटा, पुष्कर, आबू, पिलानी, जैसलमेर, अजमेर। तो यहाँ पर इन समितियों का गठन किया गया था, नोटिफाइड एरिया कमेटी, लेकिन भिवाड़ी में गठन नहीं किया गया था। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, छावनी बोर्डों के बारे में सही कथन कौन सा है। छावनी बोर्ड, जी हाँ, भारतीय छावनी बोर्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये अपने को पहचानना है। पहला है, छावनी बोर्डों का गठन सैन्य क्षेत्रों में कानूनी निकाय के रूप में किया गया है। दूसरा है, छावनी बोर्डों के प्रशासन का निर्वाचन सैन्य क्षेत्र में निवास कर रही आबादी के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा है, छावनी बोर्ड मुख्यतः मिलिट्री अफसरों द्वारा संचालित की जाती है। तो जल्दी से इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा सही है। तो इसमें आपको बता दें कि केवल एक ही सही है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। छावनी बोर्डों का गठन सैन्य क्षेत्रों में कानूनी निकाय के रूप में किया जाता है और वर्तमान में देश भर में 62 छावनी बोर्ड है। तो बाकी के दोनों कथन गलत है, क्योंकि वहाँ जो निर्वाचन सैन्य क्षेत्र में निवास करी आबादी द्वारा नहीं किया जाता है और छावनी बोर्ड मुख्यतः मिलिट्री अफसरों द्वारा संचालित नहीं होती है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, उद्देश्य एकल उद्देश्य अभिकरण है। जी हाँ, एकल उद्देश्य अभिकरण है क्या है, आपको बताना है। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA, नगर विकास न्यास, या आवासन मंडल, या बनास परियोजना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। चारों ही सही है, तो वैसे बताइए। एकल उद्देश्य अभिकरण, पहले तो आपको बता दें कि होता क्या है। एकल उद्देश्य अभिकरण आपको बता दें कि जो एकल उद्देश्य अभिकरण जो ऐसी एजेंसी होती है जो विशेष उद्देश्य पूर्ति के लिए बनाई जाती है। विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसी एजेंसी का गठन किया जाता है। तो इसमें जयपुर विकास प्राधिकरण बिल्कुल सही है, नगर विकास न्यास भी सही है, आवासन बोर्ड भी सही है, बनास परियोजना ये नहीं है, एकल उद्देश्य के नहीं है, बहुउद्देश्य भी हो सकती है। तो एकल उद्देश्य जो ऐसी एजेंसी जो विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही बनाई जाए। तो इसमें से अपना सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 1, 2 व 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नगरीय निकायों के संदर्भ में संविधान में प्रयुक्त शब्द कौन सा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नगरीय निकायों के संदर्भ में संविधान में कौन से शब्द का प्रयोग है वो हुआ है। तो इसमें आपको बता दें कि स्थानीय स्वशासन शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। स्थानीय स्वशासन शब्द का प्रयोग किया गया है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसमें नगरीय निकायों के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद के बारे में सही कथन अपने को बताना है। 4 कथन दिए गए हैं केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद के बारे में। पहला है, परिषद का गठन 1954 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार किया गया था। दूसरा है, परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय शहरी विकास मंत्री होते हैं। तीसरा है, 1958 से यह परिषद शहरी और ग्रामीण दोनों के विकास के लिए सलाह प्रदान करता है। चौथा दिया गया, यह परिषद एक संवैधानिक निकाय है। तो इसमें से अपने को सही कथन है वो चयन करना है। जल्दी से इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही हो सकता है, जल्दी से इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसमें आपको बता दें कि जो सही कथन है वो पहला भी सही है, क्योंकि इस परिषद का गठन 1954 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार किया गया था। दूसरा है, इस परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय शहरी विकास मंत्री होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया गया 1958 से यह परिषद शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के दोनों के लिए विकास सलाह है वो प्रदान करता है, जबकि ये गलत है, क्योंकि 1958 से पहले, जी हाँ, 1958 से पहले
शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए विकास के लिए सलाह प्रदान करता था यह परिषद, लेकिन 1958 के बाद में केवल शहरी स्थानीय शासन के लिए ही सलाह प्रदान करता है। और चौथा दिया गया है, यह परिषद एक संवैधानिक निकाय है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो अपना सही हो जाएगा 1, 2 व 4, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, संवैधानिक प्रावधानों में सुमेलित करना है। प्रावधान दिए गए हैं संवैधानिक, इसमें सुमेलित करना है। भाग 9 पंचायती राज, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ। इसके अलावा भाग 9A जिसमें सहकारी व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसके अलावा भाग 9B जिसमें स्थानीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसमें सही कथन कौन सा है, सही सुमेलित कौन से हैं, ये अपने को चेक करना है। तो जल्दी से इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा इसमें सही होगा। भाग 9, जी हाँ भाग 9 पंचायतें, जी हाँ पंचायतों के संबंध में है, पंचायती राज, ये बिल्कुल सही है। भाग 9A दिया गया है सहकारी व्यवस्था, तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि भाग 9A की अगर बात की जाए तो इसमें नगर पालिका का वर्णन है। जी हाँ नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है भाग 9A के बारे में। 9B की अगर बात की जाए तो जिसमें सहकारी समितियों का वर्णन है 9B की, तो यहाँ पर केवल एक ही हमारा सही हो जाएगा। पंचायती राज भाग 9 में दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर परिषद कौन सी श्रेणी की नगर पालिका को कहा जाता है? राजस्थान में नगर परिषद कौन सी श्रेणी की नगर पालिका को नगर परिषद कहते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सी श्रेणी की नगर पालिका को नगर परिषद कहा जाता है। तो इसमें आपको बता दें कि नगर पालिका द्वितीय, जी हाँ द्वितीय श्रेणी को तो नगर परिषद कहते हैं राजस्थान में, जिसमें 1 से लेकर 5 लाख, जी हाँ 1 लाख से लेकर 5 लाख जनसंख्या वाले शहरों का जो संगठन है, जिसमें नगर पालिका द्वितीय है, जिसे नगर परिषद कहा जाता है राजस्थान में। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, सुमेलित करना है। ऑप्शन है, ऑप्शन को अलग अलग हिसाब से सुमेलित करना है। सबसे पहले अनुच्छेद दिए गए हैं 243Q, फिर दिया है 243S, 243R और 243T। तो इसमें अपने को सही से मिलान चिन्ह करना है, कौन सा सही है उसके हिसाब से अपने को देखना है। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए 243Q की, तो 243Q को अपने को नगर पालिकाओं के गठन से मिलाना है, यानी सबसे पहले 2 आएगा। उसके बाद दिया गया है अनुच्छेद 243S। अनुच्छेद 243S की अगर बात की जाए तो इसमें वार्ड सभा का गठन होता है, यानी कि इसको मिलाना है 3 से, तो उसके बाद आएगा 3। उसके बाद दिया गया 243R। 243R को अपने को मिलाना है संरचना से, जी हाँ नगर पालिकाओं की संरचना से, यानी इसको मिलाना है, सी को मिलाना है 1 नंबर से। उसके बाद दिया गया है 243T, यानी आरक्षण, जी हाँ आरक्षण व्यवस्था का इसमें उल्लेख है 243T में, यानी 2, 3, 1, 4, तो ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, संवैधानिकता के आधार पर सही सुमेलित कौन सा है? तो इसमें अपने को सही बताना है, संवैधानिकता के आधार पर सही सुमेलित कौन सा है, कौन सा इसमें सही दिया गया है। कस्बा क्षेत्र नगर पालिका, छोटा शहर नगर परिषद, बड़ा शहर नगर निगम, तो कौन सा इसमें सही है? तो इसमें आपको बता दें कि ऑप्शन 2 और 3 सही है। कस्बा क्षेत्र है उसको नगर पालिका नहीं बोला जाता, नगर पंचायत बोला जाता है। छोटे शहर को नगर परिषद कहते हैं और बड़े शहर को नगर निगम कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन है बिल्कुल सही। 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका कानून के तहत गठित त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन सी है? जी हाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन सी है, इसमें को सही अपने को चयन करना है। तो जल्दी से इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो राजस्थान में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो कौन सी है नगर पालिकाओं से संबंधित? सबसे पहले आपको बता दें कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, तो यहाँ पर 3, 4, 5 यहाँ पर दिए गए बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। जी हाँ अपने को सुमेलित करना है, अलग अलग नगर निगम के जनसंख्या के हिसाब से दी गई है नगरीय निकायों की, तो उसके हिसाब से अपने को इसमें सुमेलित करना है। तो जल्दी से इसको सुमेलित कीजिए कि कौन सा कथन यहाँ पर सही बैठता है। तो इसमें दोस्तों आपको बता दें कि जो 5 लाख से अधिक,
जी हाँ, 5 लाख से अधिक उसको अपने को नगर निगम से मिलाना है। ये ध्यान रखना, 5 लाख से अधिक है उसको नगर निगम से मिलाना है। सबसे पहले वाला ऑप्शन देखते हैं, 5,000 से 25,000 जो जनसंख्या है। जी हाँ, 5,000 से 25,000 जनसंख्या है, उसको अगर बात की जाए तो वो नगर पालिका हो गई। जी हाँ, नगर पालिका कौन सी होगी? नगर पालिका 4th होगी। 5,000 से 25,000 जनसंख्या है, वो नगर पालिका 4th हो गई। उसके बाद यानी 4 आएगा सबसे पहले। उसके बाद 25,000 से 1 लाख। जी हाँ, 25,000 से 1 लाख है, वो नगर पालिका 3 हो गई, तीसरा चरण। यानी उसके बाद में आएगा 2। उसके बाद में 1 लाख से 5 लाख। जी हाँ, 1 लाख से 5 लाख ये नगर पालिका का दूसरा चरण है। इसको फिर आएगा 3, फिर आएगा अपना 4, 2, 3, 1। जी हाँ, 4, 2, 3, 1। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों अब चलते हैं जो हमारे नोट्स लिखे हुए हैं उसके बारे में आपको अब बात करते हैं जो हस्तलिखित नोट्स है नगरपालिका राजस्थान नगरपालिका कानून 2009 से। तो 1687 में मद्रास में नगर निगम स्थापित हुआ था। भारत में पहली बार नगर निगम स्थापित हुआ था मद्रास में 1687 में। उसके बाद 1726 में कलकत्ता और बम्बई को नगर पालिका का दर्जा दिया गया था 1726 में। और राजस्थान की जो पहली नगर पालिका बनी थी माउंट आबू सिरोही में 1864 में बनी थी राजस्थान की पहली नगर पालिका। 1870 में मेयो प्रस्ताव आया था जिसमें स्थानीय निकायों का वित्तीय विकेंद्रीकरण हुआ था। उसके बाद 1882 में रिपन प्रस्ताव आया था जो नगरीय निकायों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाने को लेकर ये प्रस्ताव था। रिपन का जो प्रस्ताव है जिसे स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा रिपन के प्रस्ताव को कहते हैं। फिर हुआ था शाही आयोग का गठन 1907 में। जी हाँ, होबल हाउस की अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन किया गया था 1907 में, जिसमें 1909 में इसी शाही आयोग के सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को प्रांतों को सौंपा गया था 1909 में। भारत परिषद कानून 1909 के तहत, फिर 1935 जो भारत शासन अधिनियम जिसके तहत प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी, जिसके माध्यम से नगरीय निकाय है वो स्वायत्त हो गए थे। उसके अलावा स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नगरपालिका के अलावा कई समितियों का भी गठन किया गया था, जिसमें कस्बा क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड समिति, एकल उद्देश्य अभिकरण ने भी काम किया था। तो इसमें आइए देखते हैं इस जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है जिसमें कौन कौन सी समितियां रही थी। टाउन एरिया कमेटी यानी कस्बा क्षेत्र समिति, ये उन गांवों में गठित की जाती थी जो शहरों की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसे गांव जो शहरों की ओर अग्रसर होते हैं उन गांवों में इन कमेटियों का गठन किया जाता था। अध्यक्ष इसमें जिला कलेक्टर होता था। कुछ सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते थे और कुछ निर्वाचित सदस्य होते थे। कस्बे की विकास योजनाएं बनाना, क्रियान्वयन करना इस समिति का मुख्य कार्य होता था। वर्तमान सरकार का जो रूर्बन मिशन है वो भी इसी पर आधारित होता है। इसके अलावा अधिसूचित क्षेत्र समिति की अगर दोस्तों बात की जाए, नोटिफाइड एरिया कमेटी जो राज्य सरकार कानून न बनाकर राजपत्र में अधिसूचना जारी करती है। ध्यान रखना, राज्य सरकार इसका कानून नहीं बनाती थी बल्कि राजपत्र में अधिसूचना जारी करती थी। औद्योगिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये समिति है, वहाँ पर गठन होता था। अध्यक्ष और सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इसमें अध्यक्ष और सदस्य है जिसका मनोनयन राज्य सरकार करती थी। इन समितियों का गठन पुष्कर, आबू, पिलानी, रावतबाटा, जैसलमेर, अजमेर आदि शहरों में किया गया था, जो 1993 में ये बंद भी कर दी गई थी। उसके बाद भारतीय छावनी बोर्ड की अगर बात की जाए, इंडियन कंटेनमेंट एक्ट 1924 के तहत सैन्य क्षेत्रों में भारतीय छावनी बोर्ड का गठन किया गया था और वर्तमान में देश में 62 छावनी बोर्ड है। छावनी बोर्ड की अगर बात की जाए तो 10,000 जनसंख्या वाले 30 बोर्ड है 62 में से, 2500 से 10,000 जनसंख्या वाले 19 बोर्ड है और 2500 से कम जनसंख्या वाले 13 बोर्ड है। उसके अलावा एकल उद्देश्य अभिकरण की बात की जाए तो एक ऐसी एजेंसी जो विशेष उद्देश्य के लिए पूर्ति करने के लिए बनाई गई है उसे एकल उद्देश्य अभिकरण जो एजेंसी कहते हैं। फिर स्वायत्तता का इसे दर्जा दिया जाता है, जैसे JDA जयपुर विकास प्राधिकरण, UTI ये एकल उद्देश्य अभिकरण है जिनका गठन किया जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और जो क्वेश्चन की PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।